हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के बारे में। हम्म तो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के बारे में पहले बात तो पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन कब कहेंगे एक तरीके से। तो उसमें ये चीज़ है कि बीपी जो है एक तरीके से उसका मदर का वो होना चाहिए कम से कम 140/90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा। कितने टाइम तक? 2 ओकेजन, मतलब 2 बार नापना है एक तरीके से। हम्म जिसमें एक तरीके से जो है, जो एटलीस्ट गैप है वो 4 घंटे का होना चाहिए आपका, एटलीस्ट। एंड क्या होता चाहिए जो है एक तरीके अपार्ट, और उसके अलावा और बताऊं तो ये 4 ईयर्स के अपार्ट होना चाहिए, मतलब इतना तो कम से कम ड्यूरेशन होना चाहिए। और मैक्सिमम होना चाहिए तरीके से, मैक्सिमम गैप 7 डेज का होना चाहिए। मतलब अपन 2 ओकेजन पे यदि ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं तो ये चीज़ होनी चाहिए कि यदि वो यहाँ से कम उसका 4 घंटे का इंटरवल होना चाहिए, दो एक तरीके से बीपी जो आपने वैल्यू ली है उसकी। और एक तरीके से वो इतनी ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए कि 7 दिन तक पहुँचे, तो 7 दिन से कम का गैप भी होना जरूरी है। ये चीज़ है। इससे कम तब हम, यदि इतना ब्लड प्रेशर आ रहा है तो हम उसे हाइपर टेंशन में कंसिडर करेंगे। ये चीज़ है। इसमें हाइपरटेंशन वाले में भी चीज में भी दो चीज़ें आती है। एक तो क्या है कि हाइपरटेंशन की एक तरीके से जो 20 वीक्स के बिफोर ही क्रिएट हो गया। एक हाइपरटेंशन ऐसा था जो एक तरीके से क्या 20 वीक्स के बिफोर ही क्रिएट हो गया आपका। हम्म एक जो हाइपरटेंशन था 20 वीक्स के शुरुआत, प्रेगनेंसी 20 वीक्स और जेस्टेशन से पहले ही आ गया। एक जो था वो 20 वीक्स के बाद आया। जो 20 वीक से पहले आ गया उसे क्या कहेंगे एक तरीके से, उसका जो हाइपरटेंशन जो होने का कारण था ना वो प्रेगनेंसी नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर थे। हालांकि उसको वो हो सकता है कि पहले से ही हाइपरटेंशन हो रखी है, वो प्रेसिपिटेट हो सकती है। लेकिन ये कि मैक्सिमम चांस में यदि 20 वीक से पहले आ रखा है उसके, तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके से वो है, उसके जो हाइपरटेंशन है वो पहले से ही हो रखी है। यानी कि एक तरीके से किस में आएगा वो, एक तरीके से हमारे क्रॉनिक हाइपरटेंशन में आएगा वो। ठीक है। ये दूसरा जो क्या है, यदि 60 वीक से बाद क्रिएट हो रही है, तो वो किस में आएगा एक तरीके से, और उससे पहले बिल्कुल भी नहीं था एक तरीके से। हाँ, तो एक तरीके से पहली बात तो ये है, तो बिल्कुल भी हाइपरटेंशन नहीं था उसको। हम्म यदि इसको चीज को भी नहीं लिया जाए, मान के चलो पहले उसके आपको कुछ पता नहीं था, अता पता कुछ भी नहीं था कि उसके क्या ब्लड प्रेशर था, क्या ब्लड प्रेशर नहीं था, तो इसके लिए दत्ता में क्राइटेरिया दे रखा है कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है, अंतर जो है वो कम से कम 30 का अंतर आना चाहिए। और एक तरीके से डायस्टोलिक प्रेशर में इसे से 15 का अंतर आ जाना चाहिए। ये इसमें क्या होता है, 20 वीक्स के बाद क्रिएट हो रहे हैं, या फिर क्या होता है एक और क्राइटेरिया जोड़ सकते हैं एक तरीके से। किसमें क्या कि यदि डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन प्री प्रेगनेंसी बीपी एन कॉमा एक तरीके से एंड आफ्टर प्रेगनेंसी बीपी, कितना है सिस्टोलिक में कितना आ जाएगा आपका 30 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक में कितना है हमारा इधर से 15 mm ऑफ Hg। इसका अंतर है, तब भी हम कंसिडर कर सकते हैं। यदि हमें पता नहीं है तो, यदि हमें पता है कि हाइपर सेंसिटिविटी थी नहीं थी तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेन की काफ़ी कर क्या है कि छोटे मोटे लेवल पे बीपी होता है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी स्टेज 1-2 होती है कुछ, लेकिन वो का बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट कर जाती है, तो उसमें क्या पता लगाना मुश्किल रहता है। तो उसमें एक क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं कि 30 mm Hg का अंतर आना चाहिए। और डायस्टोलिक में बात करें तो कम से कम
15 का अंतर आ जाना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे हम एक तरीके से, इसको कहेंगे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपर टेंशन। ये इस प्रकार आपको पता चल रही टर्मिनोलॉजी की। हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि वो या तो हो सकता है उसको वैसे ही कॉरोनिक हाइपरटेंशन हो रखी हो, यानी कि तरीके से उसका कारण प्रेगनेंसी नहीं है, या फिर उसका कारण हो सकता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी पता होना चाहिए। उसके भी दो क्राइटेरिया रहते हैं। एक तरीके से हर किसी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को प्री एक्लेम्सिया में नहीं पढ़ते हैं, मतलब मेन जो टॉपिक रहेगा वो इस तरीके से प्री एक्लेम्सिया ही है। लेकिन हम चूंकि टर्मिनोलॉजी को भी समझाते चल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको टॉपिक का नाम हाइपरटेंसिटी इंड्यूस डिसऑर्डर रख दिया एक तरीके से। बाकी की मेन काम तो इसका प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन ही था, ये टॉपिक। ये तो इसमें चीज क्या हो रखी है एक तरीके से, इसमें पहले तो बीपी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की क्या खास बात है, तो 20 वीक के बाद क्रिएट हो जाती है। और उसके अलावा एक और कॉमा लगा के लिख सकते हैं बात क्या, रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर डिलीवरी। क्या होती है रिटर्न, इसे एक खास बात मैं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं इसकी। विद इन कितने एक तरीके से 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी। ये दो फैक्टर हैं, तो 20 वीक के बाद आ रहा है, और एक तरीके से 12 वीक के अंदर अंदर क्या हो रहा है, आ रहा है उसका एक तरीके से बीपी नॉर्मल हो जा रहा है। तो किस में करेंगे एक तरीके से उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में रखेंगे, जो कि मेन टॉपिक है हमारा आज का। ये फिर हम आते हैं तरीके से प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के बारे में बातचीत करते हैं सही ढंग से। इसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के बारे में चर्चा करते हैं। ये बता गई। हम्म इसमें एक तरीके से दो पार्ट आ जाते हैं हमारे एक तरीके से, कौन से, एक होते हैं हमारे एक तरीके से जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, और एक दूसरा कौन सा टाइप हो जाए हमारा प्री एक्लेम्सिया। पता होने चाहिए कौन से। एक तरीके से एक तो हमारा आ गया जेस्टेशनल, और एक आता है हमारा प्री एक्लेम्सिया। जेस्टेशनल में क्या होगा एक तरीके से, जो प्रोटीन यूरिया है, और उसके अलावा क्या हो गया कॉमा लगा के, एंड ऑर्गन डैमेज है, वो दोनों के दोनों एब्सेंट होंगे। वो एब्सेंट होंगे इस तरीके से, कैसे रहेंगे हमारे इस तरीके से, एब्सेंट रहेंगे। प्री एक्लेम्सिया में क्या होगा इस तरीके से, प्रोटीन यूरिया खाली है, या फिर एक तरीके से कोई भी एक तरीके से एंड ऑर्गन डैमेज। हाँ, ये एक तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। दोनों में से कोई ना कोई सा एक है वो प्रेजेंट रहेगा। ये प्री कन्वेंसिया में पूछ सकता है आपसे माइल्ड वाला सीवियर वाला। सीवियर की कैटेगरी आ जाती है इस तरीके से, क्या कि उसमें प्री कन्वेंसिया में सीवियर के लिए याद रखना, मेन तो सीवियर के लिए कैटेगरी आ जाती है। उसमें सीवियर की क्या आ जाती है एक तरीके से, या तो बीपी है जो उसका एक तरीके वो 160/110 से ज़्यादा है, या एक तरीके से कोई साइन प्रेजेंट है ऑफ एन ऑर्गन डैमेज।
यानी इस तरीके से उसमें प्रोटीन यूरिया के अलावा यदि एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है तो इस तरीके से वो सीवियर वाले केस में पहुंच जाता है हमारा। या फिर बीपी भी खाली इस तरीके से 60 के ऊपर आ रहा है तो इस तरीके से वो सीवियर कैटेगरी में उसको कंसिडर करते हैं ये। और आपसे ये पूछ सकता है कि इस तरीके से बीपी प्रोटीन यूरिया का क्या मतलब होता है, इस तरीके से ये भी पता होना चाहिए ना, प्रोटीन यूरिया कब कहेंगे कब नहीं कहेंगे। इसका भी तो क्राइटेरिया होना चाहिए कोई ना कोई। प्रोटीन यूरिया का क्राइटेरिया होना चाहिए क्या कि यदि एक तरीके से आप यदि डीप स्टिक मैटर, यदि आप टोटल 24 आप प्रोटीन एक्सक्रीशन लेवल चेक करेंगे इस तरीके से, कैसे देखते हैं हम प्रोटीन यूरिया, ये बताना चाहिए, ये अपने में हेडिंग है हमारी। कैसे चेक करते हैं प्रोटीन यूरिया, क्या कि यदि इस तरीके से 24 आवर यूरिन प्रोटीन कितना है हमारा इस तरीके से मोर देन 0.3 ग्राम पर लीटर, ये या फिर क्या है कि यूरिन प्रोटीन उसके बाय क्रिएटिनिन रेशो कितना है हमारा मोर देन 0.3, तो ये तरीके से याद करना बहुत आसान है। उसके अलावा डीप स्टिक मेथड से भी नाप सकते हैं इसको तरीके से प्रोटीन यूरिया को। डीप स्टिक मेथड से भी नापना संभव है। तो डीप स्टिक मेथड पे यदि हमारा +1 भी प्रेजेंट है इस तरीके से, +1 को ज़्यादा सही मान लें क्योंकि +0.2 से 5 तक की वैल्यू रहती है, 0.2 से 0.5, +1 भी प्रेजेंट है। यदि +2 प्रेजेंट हो गया तो फिर तो कह रहा हुई है, यदि +1 भी प्रेजेंट है तो हम इस तरीके से कंसीडर में ले सकते हैं इस तरीके से प्रोटीन यूरिया के लिए। ये वाली बात है कि अब एक तरीके से एक टॉपिक ये भी पूछता है एंड ऑर्गन डैमेज क्या होता है, फिर हम सभी चीज़ों को सॉल्व कराते चल रहे हैं इस तरीके से। ये अगर प्रोटीन यूरिया हो गया, अब आते हैं इस तरीके से एंड ऑर्गन डैमेज पे। एंड ऑर्गन डैमेज कब करेंगे इस तरीके से कंसीडर, उसके लिए 4-5 क्राइटेरिया होने चाहिए इस तरीके से। क्या प्लेट्स काउंट जो है इस तरीके से वो लेस देन 1 लाख होनी चाहिए। उसके अलावा क्या हो सकता है हमारा सीरम क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी पूछता है इस तरीके से, ये तरीके से काफ़ी बार रिनल लेवल पे इस तरीके से डिस्फंक्शन है उसके लिए पूछ सकता है। तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है इस तरीके से क्या होता है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है हमारा वो कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा जो है इस तरीके से लिवर एंजाइम होते हैं वो भी एलिवेटेड होते हैं। जैसे आपको कुछ मोटे तौर पे अंदाजा लग रहा होगा कि ये तरीके किस किस सिस्टम को इफेक्ट करता है, तरीके से ब्लड वाले सिस्टम को इफेक्ट करता है, रीनल सिस्टम को इफेक्ट करता है, लिवर को इफेक्ट करता है, जो कि आगे चल के हम देखेंगे। उसके अलावा कोई भी हमारा सेरिब्रल सिम्टम प्रेजेंट है तो सेरिबल को सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो सेरिबल सिम्टम या इस तरीके से सेरिबल के नाम पे इस तरीके से विजुअल सिम्टम को देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो सेरिबल या विजुअल सिम्टम जो है इस तरीके से वो प्रेजेंट है। उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है हमारा एडीमा। एडीमा के नाम पे कैसे पल्मोनरी एडीमा हो सकता है हमारा, या फिर क्या होता है हमारा सेरिब्रल एडीमा हो सकता है। ये सारे के सारे खासकर एडीमा तो कॉमन मिल जाता है आपको, यदि ये प्रेजेंट है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं किसको, एंड ऑर्गन डैमेज को। ये तो हम ये तरीके से बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। ये सारी चीज़ें को धीरे धीरे करके चलना है, इस तरीके से आराम आराम से करके चलना है धीरे धीरे। तो हमारी आती है तरीके से पहले तो मैं पहले रिस्क फैक्टर्स के बारे में बातचीत करूँगा इसकी मैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या रहते हैं इस तरीके से डेवलपमेंट होने के, किसमें क्या डेवलप होने के इस तरीके से, वो है हमारा कौन सा प्री एग्जाम डेवलप होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है हमारा कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री है,
इसीलिए कोई प्रीवियस हिस्ट्री हुई, कुछ हुआ हमारा इस तरीके से, तो वो इस तरीके से किस में डेवलप कर सकता है हमारा, हाइपर हाइपरटेंशन में डेवलप कर सकता है। कोई भी वेस्कुलर डिसऑर्डर है प्रीवियसली, तो वो सारे के सारे हमारे हाइपरटेंशन डिसऑर्डर को लेकर डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रेविडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट फैक्टर है, प्राइमरी ग्रेविडिया नलिपेरिटी। तो क्या कहते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री प्रेजेंट है हमारी। हाँ, फैमिली हिस्ट्री है, ये जनरलाइज पॉइंट है। और क्या है हमारा इस तरीके से, अब बात करके चलें तो सब मेन एबनॉर्मेलिटी पे जाएं इस तरीके से, प्रीवियस हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री तो पता हो गई इस तरीके से। तो उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं ना इस तरीके से, वो भी तो रह सकता है कोई। ये तो खैर बहुत हैं जो हर कोई लिखे आएगा। मेन मेन जो आपको पता होनी चाहिए, याद करने वाले पॉइंट कोई, ये तो हमें हर किसी टॉपिक में लिख देते हैं, तो इससे लिख के आएंगे कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। मेन जो आप लिख के आएंगे तब नंबर मिलेंगे। क्या इस तरीके से, क्या प्राइमरी ग्रेविडा होना चाहिए, प्राइमरी ग्रेविडा। और क्या होना चाहिए इस तरीके से, प्राइमरी ग्रेविडा के अलावा न्यू पेरिटी है कोई भी। उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, मेन तो हमारा प्लासेंटल एबनॉर्मिटी प्रेजेंट है इस तरीके से, वो पता होना चाहिए, प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी। प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी में क्या होता है इस तरीके से, प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी में जो है वो इस तरीके से होता है हमारा, क्या कि उसमें प्रेजेंट होता है हमारा हाइड्रोटिक फॉर्म मोड है। तो फिर हमारा इस तरीके से इसमें हाइपर एक्सटेंशन मतलब इस तरीके से हाइपर ट्रांसेंटोमेगाली हो रखी है, जिसमें इस तरीके से, जिसमें हमारा आता है इस तरीके से मोल आते हैं ज़्यादातर इस तरीके से हमारे, या फिर इस तरीके से कुछ सिंड्रोम आते हैं, एपीएल सिंड्रोम वगैरह होते हैं, मोलार प्रेगनेंसी हुई, ट्विन हुए, डायबिटीज है, डायबिटीज में भी इस तरीके से हाइपर प्लेसेंटोमेगाली होने की संभावना होती है। तो प्लासेंटा के डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लासेंटा, प्लासेंटा में क्या है इस तरीके से, प्लासेंटा में आ जाता है हमारा कौन सा, इस तरीके से हाइडेटी फॉर्म मोल, हाइडेटी फॉर्म मोल स्पेसिफिकली ज़्यादा एसोसिएटेड होता है इस तरीके से, बात है मोलर प्रेगनेंसी में, मोल आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो ये, ठीक है। और कुछ सिंड्रोम्स की बात करके चलें तो वो आते थे प्लासेंटा में, और प्लासेंटा मगेली ज़्यादातर किसके साथ मिलते हैं, जैसे ये पूछा है तो डायबिटीज़ मेलाइटस, तो डायबिटीज़ मेलाइटस भी एक सेपरेट फैक्टर है हमारे किसके लिए, इसके लिए। उसके अलावा क्या क्या हाइड्रेटिव फॉर्म फोन से हम क्या मोलर प्रेगनेंसी समझ रहे होंगे। और क्या चीज़ होती है हमारे प्लासेंटा मगेली, और किस में देखने को मिलती है, ये तो डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिल रही थी, और एक और देखने को मिल रही थी हमारी ट्विन्स प्रेगनेंसी जो है उसमें भी देखने को मिल रही है। तो ट्विन प्रेगनेंसी एक रिस्क फैक्टर है। हम्म ये, और एक तरीके से ये आपसे ये चीज भी पूछ सकता है हमारा क्या, ओबेसिटी, लास्ट आते छोटे मोटे टर्म में, ट्विंस प्रेगनेंसी का ओबेसिटी। रिमेंबर वाला पॉइंट क्या है हमारा इस तरीके से, क्या रिमेंबर करना है आपको इस तरीके से, ये चलो करूँ, रिमेंबर क्या रखना है इस तरीके से, स्मोकिंग इज रिस्क फैक्टर तो नहीं, उल्टे प्रोटेक्टिव फैक्टर है, प्रोटेक्टिव फैक्टर इन किसमें इस तरीके से, इसमें पीआईएच या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के में इस तरीके से, वो इस तरीके से प्रोटेक्टिव फैक्टर है। ये भी पता होना चाहिए इस फैक्टर में कि सीधे सीधे ट्विन प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन सब आ गए तो स्मोकिंग भी जोड़ी दो, स्मोकिंग नहीं जोड़ी नहीं है, स्मोकिंग इस तरीके से प्रोटेक्टिव फैक्टर, रिस्क फैक्टर नहीं है डिजीज का, ये आता है। अब हम आते हैं इस तरीके से पैथोजेनेसिस पे।
पैथोजेनेसिस किस प्रकार होता है? तो पहली बात तो ये होता है, ये नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में क्या होता है, एक तरीके से जो स्पाइरल आर्टरी जो होती है हमारी, एक तरीके से उनका इन्वेजन होता है एक तरीके से। जो स्पाइरल आर्ट्रियोल्स जो होते हैं एक तरीके से वो इन्वेड करती हैं एक तरीके से, और उसमें क्या लेटर स्टेज में क्या है कि वो डायलेटेड हो जाती हैं एक तरीके से, जिसमें क्या है लो रेजिस्टेंस वेसल होती हैं एक तरीके से। ये नॉर्मली बात करते हैं, पहले तो नॉर्मली पता होना चाहिए वो। नॉर्मली जो होती हैं वो स्पाइरल आर्टरी इन्वेड करती हैं किसमें, पहली बात तो किसमें, यूट्रस में इन्वेड करती हैं इस तरीके से। यूट्रस में इन्वेड किया उन्होंने, जिससे क्या कहते हैं, जैसे ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन कहते हैं इस तरीके से। क्या कहते हैं? ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन। ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन के कारण क्या होता है हमारे इस तरीके से, जो है जो उसमें चेंज आते हैं, जिसके कारण वो लो रेजिस्टेंस वेसल में क्रिएट हो जाती हैं एक तरीके से। इसमें ये ध्यान रखना, सेकेंड ट्राइमेस्टर पे कहाँ तक पहुँच जाती हैं, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये तरीके से ये मेन टॉपिक बताने का नहीं है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होती है, हमारे यूट्रस की मायोमेट्रियम तक पहुँच जाती है। ये तो इसमें मतलब ज़्यादा बताने लायक है नहीं मेन चीज़। इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो नॉर्मल जो वेसल्स होती हैं एक तरीके से, वो क्या होती है लो रेजिस्टेंस, लो प्रेशर और हाई फ्लो सिस्टम होता है। नॉर्मली क्या होता है हमारा एक तरीके से लो रेजिस्टेंस, क्योंकि तरीके से बहुत ज़्यादा डायलेटेड हो जाती है हमारे स्पाइरल आर्टियोल्स, जिसके कारण क्या होता है लो रेजिस्टेंस, लो प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है, लो प्रेशर, और एक तरीके से क्या होगा हाई फ्लो सिस्टम बनता है। ये तो इस प्रकार हमारा सिस्टम रहता है किसका, हीटर, ये इसके नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल एरिया। मेन जो आपको याद रखना है पैटर्न क्या कि इस तरीके से एबनॉर्मली क्या होता है ये मेन तो चीज़ बताना चाहिए। एबनॉर्मली क्या होता है, जिसमें क्या होता है इस तरीके से जो है एक तरीके से जो है इनकम्प्लीट ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन होता है। ये इन क्या बात कहते हैं, मेन जो आपको याद रखना है इन क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्सी आवाज कर लीजिए, उसमें क्या रहेगा हमारा एक तरीके से इनकम्प्लीट ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन रहता है। इनकम्प्लीट ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होने से क्या होगा, इनकम्प्लीट ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होने से क्या होगा, इस तरीके से डिफेक्ट आ जाएगा स्पाइरल आर्टरी रिमॉडलिंग में। ये जिसके कारण क्या होगा हमारा एक तरीके से स्पाइरल आर्टरी जो है वो रिमेन क्या रहेगी एक तरीके से नैरो बनी रहेगी। ये चीज़ें होती हैं जिसके कारण क्या डेवलप हुआ इवेंचुअली हमारा क्या होगा इन्फ्लामेटरी जो मीडिएटर है वो रिलीज होंगे, जिसके कारण एंडोथेलियम जो है वो एक तरीके से वो एंडोथेलियल डैमेज होगा, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं वो रिलीज करते हैं। ये बात आ गई। और जो है हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, इस तरीके से सारी चीज़ों की बात करते हैं इस तरीके से धीरे धीरे। तो इसमें क्या होगा इस तरीके से आपका जो हमारे जो है इस तरीके से वो क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगी, सारी चीज़ें बात करते हैं एक एक करके। तो पहले जो बात करते हैं तरीके से किस पे, हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में बातचीत करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स में इस तरीके से हमारा क्या होगा PGI2 जो है
उसका लेवल है वो कम हो जाएगा। PgI2 का लेवल कम हो जाएगा। और किसका लेवल कम होगा इस तरीके से, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा। हाइपोक्साइड नेम है, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल भी कम हो जाएगा। ये ये क्या तरीके से हमारे वेसोडाइलेटरी फैक्टर होते हैं। ये कैसे होते हैं हमारे वेसोडाइलेटरी फैक्टर। ये में कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ, ये हुआ। उसके अलावा क्या हुआ हमारा, एक तरीके से इंक्रीज हो जाएगी सेंसिटिविटी किसके लिए, एंजियोटेंसिन 2 के लिए है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू किसके लिए, एंजियोटेंसिन 2 के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ये बात आ गई। और क्या हो सकता है इस तरीके से, हमारा एक जो फैक्टर में आता था एंडोथिलिन फैक्टर जो होता है इस तरीके से, वो एक जो होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर फैक्टर जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं। इसमें एक तरीके से क्या आता है हमारा एंडोथिलिन। एंडोथिलिन जो होता है वो एक तरीके से वो क्या होता है, क्या है यार, तो एंडोथिलिन का जो लेवल जो होता है इस तरीके से वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ये बात आ गई। हाँ, उसके अलावा क्या होता है हमारा इस तरीके से थ्रोम्बोक्सिन A2 का सिक्रेशन बढ़ जाता है इस तरीके से, वो भी एक तरीके से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने वाला फैक्टर है। ठीक है, पैक्टेंट एग्रीगेशन करता है इस तरीके से। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, तो ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होते हैं, मतलब इधर वेसो डायलेटर फैक्टर जो होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं, और वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर फैक्टर जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है इस तरीके से। ये चीज़ है। तो उसके अलावा और जो आपको याद रखना है वो याद रखना है एंजियोजेनेसिस फैक्टर और एंजियोजेनिक, जो एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर। तो एंजियोजेनिक फैक्टर जो होते हैं वो बढ़ते हैं इस तरीके से, एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। कौन से फैक्टर होते हैं इस तरीके से, तो उसमें आता है हमारा SFLT1। SFLT1 क्या होता है इस तरीके से, सोल्यूबल फ्रेम लाइक टायरोसिन काइनेज। ये तरीके नॉर्मल याद रख सकते हैं, टायरोसिन काइनेज वाला जो हेक्टर होता है, टायरोसिन काइनेज 1 जो फैक्टर है वो बढ़ जाता है ये। और उसके अलावा कौन बढ़ता है इस तरीके से, हमारा सोल्यूबल जानना, सोल्यूबल एंडोगोलिन बढ़ता है, सोल्यूबल एंडोगोलिन। ये क्या करते हैं इस तरीके फैक्टर, ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं किसके संग, किसके संग, वेस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर जो कि वेस्कुलर है। उसके अलावा क्या कहते हैं हमारा प्लेटलेट्स लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये दोनों चीजें से क्या कहते हैं एंजियोजेनेसिस करने का काम करते हैं इस तरीके से। उसको क्या करते हैं इस तरीके से डिसफंक्शन कर देते हैं ये चीज। इस प्रकार इस तरीके से आपको ये तो नई वेसल्स हैं वो बन नहीं पा रही सही ढंग से, लोग प्रेजेंटिंग वेसल है उसमें वैसे कॉन्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो जिसके कारण क्या होता है हमारा एक तरीके से हाइपर टेंशन है वो देखने को मिलती है। इसी तरीके से हमारा मेन तो आपको ये पता लग रही है कि इस तरीके से बेबी के लेवल पे तो हाइपोटेंशन ही है, वो इस तरीके से ब्लड तो पहुंच ही नहीं पा रहा उसके, लेकिन जो मदर के लेवल में क्या है इस तरीके से हाइपर टेंशन, और बेबी के लेवल पे हाइपोटेंशन है। ये चीज है। इसका